स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कैश बुक पर। कैश बुक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। कैश बुक हम क्यों बनाते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस एक एक स्टेप उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट ईयर अकाउंट्स के एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आता है। 5 ईयर में बहुत ज़्यादा है, रिपीटेटिवली एग्जाम्स में आता है, ओ लेवल्स के एग्जाम्स में आता है, बीबीए में स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी अहमियत है। आइए वन बाय वन कैश बुक के पीछे जो मैकेनिज्म है और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो सर, सबसे पहले हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बिज़नेस में जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं नकद की, ठीक है ना, कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो दो ही तरीके से होती हैं और हम दो ही तरीके से जानते हैं अकाउंटिंग में उसे। आइदर इट इज़ कैश इटसेल्फ, खुद पैसे को, कैश को जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो, या फिर वो पैसा जो बैंक में रखा हुआ है, ठीक है ना। जो बैंक में हमारे पास पैसा मौजूद है, इट इज़ एज गुड एज कैश, कैश की ही तरह की चीज़ है। तो ज़ाहिर है कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दूसरी बात समझने वाली ये है कि कैश ट्रांजैक्शंस या तो पैसा रिसीव करने की होती हैं, अगर हमने किसी को कोई चीज़ बेची है नकद में तो सामने वाला जो कस्टमर है वो हमें पैसे देगा और फिर हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं। पेमेंट सर माल खरीदने की होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने खरीदी, फर्नीचर खरीद लिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से कुछ भी हमने खरीदा तो इसके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है। परचेज की है कोई भी चीज़, उसकी पेमेंट हो रही है और वो नगद पेमेंट हो रही है सर, ठीक है। और हम कुछ जो एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस के अंदर उसके भी नगद पेमेंट हम कर रहे होते हैं, जैसे सैलरी पे कर दी, जैसे रेंट पे कर दिया, जैसे सर हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के पैसे पे कर दिए, वगैरह वगैरह। तो ये तो कैश मामला भी होते हैं और बैंक के थ्रू भी इसी तरह के मामला होते हैं। अगर हम पैसा रिसीव कर रहे होते हैं, बैंक के थ्रू चेक्स आते हैं, कस्टमर हमें चेक दे जाते हैं और वो चेक बिल्कुल एज गुड एज कैश है, बिल्कुल कैश की ही सूरत है, तो वो रिसीट में आएगा, कैश रिसीव्ड में आएगा एंड कैश रिसीव थ्रू बैंक कहलाएगा, ठीक है ना। पैसा ज़ाहिर है तभी मिलेगा जब हम कैश को, चेक को ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। और पेमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो वो चेक के थ्रू जब होती हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ को यकीनन ख़रीदने के लिए पेमेंट होती है और फिर एक्सपेंसेस जो हम कर रहे होते हैं अगर वो हम चेक के थ्रू पे करें तो ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू कहलाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शंस जो है वो कैश और बैंक से जब हो रही होती हैं तो वो सारी ट्रांजैक्शंस जिस जगह पर रिकॉर्ड होती हैं हमारे पास, हमारे बिजनेस में, इंडिविजुअल के बिजनेस में, कंपनीज में, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। वो जगह जहाँ पर कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस मजमूई तौर पर रिकॉर्ड हो रही होती है वो जगह कहलाती है कैश बुक, ठीक है। एक बुक जिसमें कैश और बैंक की सारी रिसीट्स और पेमेंट्स हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। सवाल के अंदर एग्जामिनर बीच में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐसी इंक्लूड कर देता है जिसमें लिखा होता है कि हमने क्रेडिट पर माल खरीदा है, हमने क्रेडिट पर सेल की, और स्टूडेंट गलती से उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। याद रखें कि चैप्टर का नाम ही कैश बुक है सर, तो ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन इट। सिर्फ कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट ही रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक में, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती सर। इसके बाद हम चलते हैं कैश बुक की टाइप्स पर। सर, जब छोटा बिजनेस हुआ करता है तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो कि टी अकाउंट जैसी होती वो नॉर्मली बन रही होती। कैश का टी अकाउंट अलग होता है बिजनेस में, बैंक का टी अकाउंट अलग होता है बिजनेस में सर। और फिर हम ये बात भी समझते हैं, हमेशा हमें याद ही रहती है कि जब भी कभी पैसा बिजनेस में आएगा, कैश बिजनेस में आएगा, एसेट बढ़ेगा तो वो कैश बुक की डेबिट साइड पर आएगा सर, ठीक है ना। और अगर पेमेंट हो रही होगी तो हमें पता है कि अच्छी तरह से बात हम जानते हैं, अगर पेमेंट हो रही होगी इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस, एसेट इससे डिक्रीज हो रहा है तो ये कैश बुक के क्रेडिट साइड पर जाएगा सर। इसी तरह से बैंक का मामला भी है, जब भी पैसा हमारे बिजनेस में बैंक के थ्रू रिसीव होता है तो हम उसको, वो हमारा एसेट है, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट हो रही होती है तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। छोटे बिजनेसेस में ये टी अकाउंट के अंदर ही काम हो जाया करता है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक इसी को कहा जाता है सर। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द टी अकाउंट। लेकिन जब बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तब क्या होता है सर? जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो हम बनाते हैं टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक में हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, पीआर, कैश और बैंक का कॉलम, ये सारे कॉलम एक तरफ डेबिट साइड पर, रिसीट साइड पर होते हैं। ज़ाहिर है अब आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों मजमूए बन गए हैं एक जगह पर। कैश और बैंक का टी अकाउंट हमने जमा करके एक जगह पर रख दिया है,
जहां पर डेबिट साइड पर कैश का बैंक का कॉलम आपको मिल रहा है, रिसीट साइड है डेबिट साइड, जितना पैसा रिसीव हो रहा होगा कैश के थ्रू बैंक के थ्रू वो डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 कॉलम कैश बुक में। और इसी तरह से सिमिलरली क्रेडिट साइड जो हमारी उसमें पेमेंट्स आएंगी कैश की और बैंक के थ्रू जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो 2 कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड पर आ जाती है। ठीक है सर। और बिजनेस जैसे जैसे जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से बिजनेस एक्सपेंड होता चला जाता है तो ट्रांजैक्शन फिर 10-12 नहीं होती, कई ट्रांजैक्शन होती। किसी कंपनी की कैश बुक जाहिर है एक इंडिविजुअल दुकानदार की कैश बुक से यकीनन बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी। तो दोनों टी अकाउंट्स को फिर मर्ज करके एक बुक की सूरत दे दी जाती है जिस बुक को हम कैश बुक कहते हैं। और फिर ये 2 कॉलम कैश बुक जो कि इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास बनती थी, हम देखा करते थे माजी में, आजकल 3 कॉलम कैश बुक है जो पेपर्स में भी आती है और रियलिटी में भी वही एग्जिस्ट करती है। तो असल में 3 कॉलम कैश बुक बनी ही क्यों सर? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट आने की वजह से। जब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आया, भाई जाहिर है हकीकत की दुनिया में तो सिर्फ कैश पे पैसा आ रहा है बैंक के थ्रू और नकद पैसा आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता होगा ना। जब कैश पे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं या खुद नकद पैसे पे कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी होता होगा ना कि हम किसी को डिस्काउंट ही ना दें। डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं, डिस्काउंट भी तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना सर। तो उसकी वजह से फिर हमें कॉलम मजीद एक बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से 3 कॉलम कैश बुक प्रैक्टिकली भी और एग्जाम्स में भी बेशतर दफ़ा पूछी जाती है। उसी का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है जी। अब डिस्काउंट्स की भी बात कर लेते हैं। डिस्काउंट नॉर्मली जो कैश बुक में आया करते हैं वो हमारे पास एक होता है सेल डिस्काउंट जो हम कस्टमर्स को दिया करते हैं माल बेचते वक्त, और एक होता है सर परचेज डिस्काउंट जो कि हमारा सप्लायर हमें देता है जब हम उससे माल खरीद रहे होते हैं तब। ठीक है। अब आइए थोड़ा डिस्काउंट्स के ऊपर बात करते हैं। कैश बुक की अगरचे कि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं तो इसमें डिस्काउंट्स की बड़ी अहमियत है और हमें समझना चाहिए कि डिस्काउंट्स कौन कौन से होते हैं। एक नॉर्मली जो डिस्काउंट हमारे पास होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। मिसाल के तौर पर हम एक दुकान में गए, बैग खरीदने गए, बैग 2000 रुपये का था। कस्टमर ने कहा भाई 20% तमाम बैग्स जितने भी दुकान में पड़े सबके ऊपर फ्लैट डिस्काउंट है 20%। ठीक, वो डिस्काउंट जिसके लिए आपको कस्टमर को कुछ कहना नहीं पड़ा। ठीक है। आप किसी भी ब्रांड से जीन्स खरीदने जाते हैं शॉप में और वहां पर लिखा होता है भाई 3 पेयर ऑफ जीन्स के साथ 10% या 50% डिस्काउंट फ्लैट है, सभी को मिलेगा। ठीक है। कोई डिस्कशन करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, वो डिस्काउंट आपको मिलना ही मिलना है। आप हमसे चीज खरीदें, आपको इस पर डिस्काउंट मिलना ही है। कोई ऑफर चल रही होती है, ठीक, अब वो ऑफर सभी के लिए होती है, उसके लिए आपको नेगोशिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ठीक है ना, ये तो बात हो गई ट्रेड डिस्काउंट की। अब आ जाते हैं लेकिन वाली बात पे। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है सर? कैश डिस्काउंट ये होता है कि अगर एक कस्टमर शॉपकीपर से, सेलर से डिस्काउंट मांगे और उससे कहे कि भाई मैं इतने इतने पीरियड पे माल लेके जा रहा हूं और मैं आपको फलां तारीख को पेमेंट कर दूंगा, तो अब वो कस्टमर की इस डिमांड पर अगर सेलर एग्री कर जाता है तो ऐसा डिस्काउंट फिर कहलाता है कैश डिस्काउंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है 2, 15 एंड 30। तो इस एंड 30 और 215 को नॉर्मली हम लोग कहते हैं क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म का मतलब सर ये होता है कि वैसे तो ये माल जो हमने आपको बेचा है इसके ऊपर 30 दिन की पेमेंट की आपको छूट है, आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सेलर बायर से ये कहता है तुम मुझसे माल ले जाओ, 30 दिन में मुझे पैसे दे देना, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। अलबत्ता अगर आप 15 दिन में मुझे पैसे दे देते हैं तब हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। 15 दिन में पेमेंट पर 2% डिस्काउंट मिलेगा सर। तो ये वाला डिस्काउंट जो कस्टमर की डिमांड पर, और फिर सेलर ने उसमें ये वाली बात भी कह दी कि अगर आप 15 दिन में दे दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वाली जो ऑफर है ये कस्टमर की डिमांड पर हुई है सर, एंड दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। जो कैश बुक में आता है सर, जाहिर है अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है, वो कैश डिस्काउंट है। हम कैश डिस्काउंट की बात ही अक्सर और बेशतर कैश बुक में करते हैं, यही रिपीटेटिवली हो रही होती है। अब इसमें 2 तरह के कैश डिस्काउंट्स हैं। एक है सेल डिस्काउंट, ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका कि जो कस्टमर को दिया जाता है, जिसको हम डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं। ठीक है ना, वो डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया दैट इज सेल डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो हमें अलाउ किया गया है, जो डिस्काउंट की फैसिलिटी हमने रिसीव की है, ठीक है, एज अ बायर, दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। अब आइए जरा इनकी एग्जांपल्स पे चलते हैं। सेल डिस्काउंट की एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ लिखी कि कमाल ने
इन्वेंट्री बेची ओवैस को 3,000 रुपये की। कमाल सोल्ड इन्वेंट्री टू ओवैस फॉर 3,000 रुपीज कैश आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ ₹100। तो कमाल ने 100 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया ओवैस को और 3,000 रुपये का माल बेच दिया। एंट्री हमारे पास बनी कैश डेबिट 2,900। जाहिर है वो ओवैस 2,900 रुपये पे करेगा, जबकि सेल 3,000 की हो रही है कमाल की। कमाल अपने पास 3,000 रुपये क्रेडिट करेंगे सेल से, कैश डेबिट होगा 2,900 से और 100 रुपये का हमारा डिस्काउंट है। अब सर ये डिस्काउंट भी तो कहीं लिखना था ना, इसीलिए हम 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं ताकि उस डिस्काउंट का भी रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। ठीक है, अच्छा इसी तरह से सर परचेज डिस्काउंट की भी बात होती होगी, यकीनन परचेज डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट है। परचेज डिस्काउंट की एग्जांपल मैंने आपके लिए ये लिखी है कि जेम्स बॉट मर्चेंडाइज वर्थ ₹3,000 कैश फ्रॉम जॉन। जेम्स ने 10,000 रुपये जेम्स ने 3,000 रुपये की इन्वेंट्री जो है वो खरीदी है कैश पर जॉन से, और जॉन ने उसको 300 रुपये डिस्काउंट भी दिया। जेम्स बॉट मर्चेंडाइज वर्थ ₹3,000 कैश फ्रॉम जॉन, 3,000 रुपये नगद जॉन से जो है वो जेम्स ने माल खरीदा और 300 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला। तो सर उसकी एंट्री होगी ज़ाहिर है परचेजेस डेबिट 3,000, माल खरीदा 3,000 रुपये का। ठीक है सर, और साथ साथ में ये माल चूँकि 3,000 रुपये का ख़रीदा है, इस पर परचेज डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट होगा 300 रुपये से। यहाँ पर एक थोड़ा सा एरर है, ये 300 रुपये जो है वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। ठीक है ना, तो 300 रुपये का डिस्काउंट जो है वो जेम्स को मिला है, तो परचेज डिस्काउंट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है सर ये, और कैश भी क्रेडिट होगा 2,700 से। तो ऑल टुगेदर ये ऐसे होगा कि परचेजेस डेबिट 3,000, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट 300 रुपये और कैश क्रेडिट 2,700। ठीक है सर, अब जाहिर बात है कि ये जो 300 रुपये का डिस्काउंट मिला है ये हमें अपनी कैश बुक में तो लिखना है ना, और ये 300 रुपये का डिस्काउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। परचेज डिस्काउंट का क्रेडिट साइड पर ये बैलेंस हम कैश बुक में शो करेंगे पेमेंट साइड पर। ठीक है सर, फाइनली हम आते हैं कि ये सारे के सारे डिस्काउंट्स को हम लिखेंगे कहाँ। ऑब्वियसली इसका आंसर है कि सर 3 कॉलम कैश बुक में लिखेंगे। 3 कॉलम कैश बुक बनती इसलिए, असल में वो 3 कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट ये है कि रिसीट साइड पर और पेमेंट साइड पर 3 कॉलम आ रहे हों। ठीक है ना, रिसीट साइड पर और पेमेंट साइड पर 3 कॉलम आ रहे हों। ये वाला कॉलम जिस तरह से आप देख सकते हैं, पहला कॉलम है सेल डिस्काउंट का, दूसरा कॉलम है कैश का, तीसरा बैंक का। उसी तरह से पेमेंट साइड पर पहला कॉलम है परचेज डिस्काउंट का, दूसरा कॉलम है कैश का, तीसरा कॉलम है बैंक का। तो सर ये था पूरा का पूरा कैश बुक का कॉन्सेप्ट कि कैश बुक क्यों बनती है, इसके फॉर्मेट्स किस तरह के हैं। ठीक है, रिसीट साइड पर क्या क्या आएगा, पेमेंट साइड पर क्या क्या जाएगा, कैश रिसीव होगा तो वो डेबिट साइड पर आएगा, बैंक से पैसा रिसीव होगा तो डेबिट साइड पर आएगा जिसको रिसीट साइड कहते हैं। कोई डिस्काउंट रिसीव कर रहे होंगे तो सर वो परचेज डिस्काउंट के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे, किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे होंगे तो सेल डिस्काउंट के नाम से कैश बुक में यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, जितनी पेमेंट्स हो रही होंगी आइदर थ्रू कैश और बैंक, वो क्रेडिट साइड पर पेमेंट साइड पे जाएगी कैश बुक में। और हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि सर जितनी भी कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स हैं, नगद पे पैसा रिसीव करना, नगद पे पैसा पे करना, चाहे वो बैंक के थ्रू हो रहा हो चाहे वो कैश हो रहा हो, वो कैश बुक में हमेशा रिकॉर्ड होता है। कैश बुक में कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये थी मेरी अब तक की वीडियो कैश बुक के कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन की। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल्ड क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीटेटिवली आता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।